प्रोसीड करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर टू फ्रेम ऑफ सूट, और दो रूल समझेंगे। रूल नंबर 1 फ्रेम ऑफ सूट। रूल नंबर 1 फ्रेम ऑफ सूट बताता है कि सूट को फ्रेम किस तरह से करना है। ये क्या कहता है? हाउ सूट मस्ट बी फ्रेम्ड। सूट को फ्रेम किस तरह करना है ये रूल 1 बताता है। तो सूट को फ्रेम इस तरह करना है कि वो दो चीज़ें कर पाए। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें। पहला क्या? सूट को इस तरह से फ्रेम करना है कि वो दो चीज़ें कर पाए। पहला है कि वो इस तरह से फ्रेम होना चाहिए कि जो डिस्प्यूट के रिगार्डिंग सूट ब्रॉट किया गया वो डिस्प्यूट खत्म हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्या? अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट। पहला क्या है? अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट। जिस सब्जेक्ट पे जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो सूट लाया गया है, उस सूट को आपको फ्रेम इस कदर से करना है कि वो जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, कोर्ट फाइनल डिसीजन पे आ जाए। एंड दूसरा क्या है? दूसरा पर्पस क्या है? कैसे होना चाहिए? टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन। जो डिस्प्यूट आया है उस डिस्प्यूट के संबंध में फर्दर लिटिगेशन ना हो, उस लिटिगेशन को बचाया जा सके। ठीक है, तो सूट को फ्रेम इस तरह करना है कि वो दो चीज़ों को रिजॉल्व कर सके। पहला ये है कि फाइनल डिसीजन पे कोर्ट आ सके, वो डिस्प्यूट क्या है उसको रिजॉल्व किया जा सके, ऐसे सूट को फ्रेम करना है। और दूसरा ये है कि फ्रेम इस कदर से करना है कि ठीक है, एक बार अभी तो रिजॉल्व हो गया, फिर से उसमें अराइज नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट अराइज नहीं होना चाहिए, सिमिलर डिस्प्यूट उस सब्जेक्ट मैटर पे, तो टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन। हाउ सूट मस्ट बी फ्रेम्ड। रूल 1 फ्रेम ऑफ सूट सेज हाउ सूट मस्ट बी फ्रेम्ड। पहला है अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन। ये था रूल 1। आइए अब रूल 2 समझते हैं। रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। रूल 2 कहता है, ऑर्डर 2 का रूल 2 कहता है कि जो सूट होगा उसमें सारे के सारे क्लेम इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, इंक्लूडेड होना चाहिए। लेकिन अगर प्लेंटिव को लगता है कि कुछ क्लेम को रिलिंक्विश कर देना चाहिए या त्याग देना चाहिए, उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो प्लेंटिव वैसा कर सकता है। क्या कर सकता है? प्लेंटिव में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। प्लेंटिव में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। प्लेंटिव जो होगा वो अपने क्लेम का किसी भी पार्ट को रिलिंक्विश कर सकता है, त्याग सकता है, छोड़ सकता है। तो क्यों छोड़ सकता है भैया? जो क्लेम है, क्लेम प्लेंटिव को मिल रहा है, तो आखिर पर्पस क्या है? क्यों वो छोड़ेगा? क्यों कोई भी अपने क्लेम को छोड़ना चाहेगा? वाई? इस वाई का हम जवाब आपको देते हैं। वाई ये छोड़ेगा सो दैट कोर्ट का, मान लीजिए सारे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, तो अगर इतना ज़्यादा उसका क्लेम है कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर आ रहा है, तो उस कुछ क्लेम को रिलिंक्विश कर सकता है सो दैट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाए। वाई प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम? टू ब्रिंग द सूट विद इन द jurisdiction of the court। ठीक है, प्लेंटिफ अपने किसी भी जो उसका क्लेम है उसको रिलिंक्विश कर सकता है, त्याग सकता है। क्यों त्याग करेगा? सो दैट जो सूट है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाए। अब सवाल उठता है, व्हाट विल हैपन टू द पार्ट ऑफ क्लेम विच हैज़ बीन रिलिंग्विश्ड। जो पार्ट, जो क्लेम का वो पोर्शन जिसको त्याग दिया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है, वो पार्ट क्या होगा? क्या उसको फिर से सू किया जा सकता है? तो उसका जवाब देते हैं अभी। देखिए प्लेंटिफ यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लेंटिफ दो चीज़ कर रहा है, दोनों में से कोई एक चीज़ कर रहा है। इफ़ प्लेंटिफ ओमिट्स अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम,
क्या कर रहा है, प्लेंटिफ अपने किसी भी क्लेम का कोई भी पोर्शन को ओमिट कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, या ये कर रहा है, नहीं तो क्या कर रहा है, दूसरा चीज क्या कर रहा है, या इंटेंशनली रिलिंक्विशेस, ये दो चीज़ कर रहा है, खुद से कुछ पोर्शन छोड़ दे रहा है या इंटेंशनली रिलिंक्विश कर रहा है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जो पोर्शन को उसने छोड़ दिया है उस पोर्शन के रिगार्डिंग में वो फिर से सू नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स सू फॉर relinquished पोर्शन। उसके बाद जो पोर्शन को उसने रिलिंक्विश कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया है, उसके संबंध में वो फिर से सू नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि अगर किसी भी पार्ट ऑफ मतलब कुछ क्लेम्स हैं उनमें से कुछ पार्ट को वो रिलिंक्विश कर देता है, त्याग देता है, तो क्या होगा। ठीक है, क्लेम के रिगार्डिंग में तो वो फर्दर उस क्लेम के रिगार्डिंग में फर्दर सू नहीं कर सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स ओमिटेड टू सू। अगर रिलीफ है एक से ज़्यादा, मतलब कई सारे रिलीफ है और उनमें से कुछ रिलीफ को वो ओमिट कर देता है, सू नहीं करता है, तो उसके रिगार्डिंग में क्या होगा, क्या प्रोविज़न होगा। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे भी सिमिलर प्रोविज़न होगा, कैन नॉट सू फॉर रिलीफ सो ओमिटेड। ये जनरल रूल है कि अगर कुछ एक से ज़्यादा रिलीफ हैं, सेवरल रिलीफ्स हैं, और उनमें से कुछ रिलीफ्स को वो त्याग देता है, छोड़ देता है, ओमिट कर देता है, नहीं सू करता है, तो फर्दर जो रिलीफ को छोड़ा हुआ है उसके संबंध में वो फिर से सू नहीं कर सकता है। ये जनरल रूल है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है लीव ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए कि जो भी उसके पास रिलीफ है, कई सारे रिलीफ है, मान लीजिए 10 रिलीफ है, तो कोर्ट से वो अगर इजाज़त ले लेता है कि हुजूर क्या हम ये रिलीफ छोड़ना चाहते हैं, क्या छोड़ दें, तो कोर्ट अगर इजाज़त दे देती है तो ठीक है, तो फर्दर बाद में भी उस जो रिलीफ उसने छोड़ा है उस रिलीफ के संबंध में सू कर सकता है, अगर कोर्ट का इजाज़त ले लेता है। तो अगर कोर्ट की इजाज़त के बगैर खुद से ही ओमिट कर देता है तो फर्दर सू नहीं कर सकता है। कब सू कर सकता है, अगर कोर्ट का इजाज़त ले लेता है तब। लीव ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट की इजाज़त से। आइए अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन से एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इलस्ट्रेशन, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 चल रहा, 2021। 2021 से पहले कौन सा ईयर था, 2020, और इससे पहले 2019। मान लीजिए ए एंड बी दो पर्सन है, ए किराएदार है, बी मालिक है, मतलब घर, बी का घर है, हाउस, ये कौन क्या हो गया, हाउस या लैंडलॉर्ड कर सकते हैं। ए क्या है, टेनेंट, किराएदार है। ठीक है, तो यहाँ पर 2019 में घर लेता है, ए घर लेता है बी का की, और ईयरली पेमेंट कितना करेगा, मान लीजिए 20,000 रुपीज़, आज के डेट में 20,000, 20,000 रुपये ईयरली सालाना देगा किराया घर का 2019 में। तो 2019 बीत जाता है, पैसे नहीं देता है, बी मांगता है तो कहता है कि अरे सर क्या बताएं, बहुत हालत मेरा ख़राब है, कोरोना आ गया था तो हम मेरा मतलब कारोबार ठीक से चल नहीं पाया, बहुत हमें नुकसान हुआ, हम आपको अगले साल दे देंगे। अगला साल हुआ, यहाँ भी 2,000 रुपये, ₹20 के मतलब 20,000 रुपये, 2,000 नहीं 20,000 रुपये। तो यहाँ पे 20,000 रुपये 2020 में बकाया, बी मांगता है फिर से, कहता है कि अरे नहीं है अभी तो अपना रिकवरी हो रहा है। 2021 दिसंबर अभी आ गया, तो 2000 दिसंबर में भी 20,000 रुपये बकाया हो गया, तो 20, 40, 60,000 हो गया टोटल बकाया हो गया, लेकिन देता नहीं है। तो यहाँ पर अब बी क्या करता है, कहता है बस बहुत हो गया, अब हम सूट ब्रॉड करेंगे सूट, और तुमसे पैसे लेकर ही रहेंगे। तो यहाँ पर ब्रॉड करता है, और सूट ब्रॉड करता है बी, किसके रिगार्डिंग में, मतलब कितने का, 2021
2021 के लिए कहता है कि अरे देखते हैं बस 2021 का अगर मिलता है कि क्या होता है, उसके बाद हम 2019-20 का भी बाद में कर लेंगे। तो खुद से 2021 का केवल करता है, 2019 एंड 2020 के लिए सू नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या किया उसने, रिलिंक्विश कर दिया। रिलीफ उसके पास क्या था, रिलीफ था, रिलीफ था या क्लेम था, जो कुछ भी कहिए, वो 2019, 2020, 2021 3 साल का था। लेकिन उसने बस सू किया 2021 के लिए, तो बाद में वो 2019 और 2020 के लिए सू नहीं कर सकता है। केवल 2021 के लिए सू कर दिया, उसको रिलीफ मिल गया। कोर्ट से इजाज़त थोड़ी लिया था कि हुजूर छोड़ दे क्या 2019 का या 2020 का, अपने मर्जी से बस सू किया 2021 का, 19-20 का छोड़ दिया, तब उसको वो एंटाइटल्ड नहीं होगा। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन था। आई होप आप रूल 1 एंड रूल 2 समझ गए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर प्रोविज़न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।